एंसेंट हिस्ट्री क्लास में अभी तक हमने देखा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश जो ब्राह्मण वंश होता है, इसके बाद कंड वंश तक जो सत्ता का केंद्र होता है पाटलिपुत्र में रहता है। इसके बाद जो अगला वंश भारत में जो एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करता है वो है सातवाहन वंश, जिसका केंद्र जो सत्ता का केंद्र होता है शिफ्ट होता है उत्तरी दक्कन में, वर्तमान महाराष्ट्र में इनकी राजधानी प्रतिष्ठान होती है। और इस वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। इसमें महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक मगध की तरह ही हुए और लंबे समय तक इन लोगों ने शासन किया, 300 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। आज की हमारी क्लास का विषय सातवाहन साम्राज्य है, सातवाहन वंश है। इनके शासकों के बारे में हम जानकारी लेंगे, इनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी लेंगे, इनका क्या भारतीय इतिहास में योगदान है इसके बारे में जानकारी लेंगे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। प्रारंभ करते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, इसका जो स्रोत है, पहले हम स्रोत देखते हैं, स्रोत इसका कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसमें अगर पुराण की बात करें तो पुराण, दो मुख्य पुराण है जहाँ से इनके स्रोत की जानकारी मिलती है। पहला तो मत्स्य पुराण और दूसरा वायु पुराण। इनसे हमें जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। मत्स्य दक्षिण में है, समुद्र किनारे हैं, समुद्र का अधिपति इन्हें कहा जाता था, तो समुद्र में मछली होती है, इसलिए इसे आप मत्स्य पुराण से जोड़ सकते हैं कि ये मत्स्य पुराण में इनके जो प्रारंभिक या राजशासकों के विषय में जानकारी पर्याप्त मिलती है। इसके अलावा जो लिखित अभिलेख हैं उनमें जो महत्वपूर्ण है नयनिका या नागानिका का नाना घाट अभिलेख, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख। गौतमी बलश्री, ये नागानिका जो थी सातकर्णी प्रथम जो था उसकी पत्नी थी, और गौतमी बलश्री जो थी ये सबसे महान सातवाहन शासक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी का की माता थी गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख। इसके बाद है गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख। गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख। वासिष्ठी पुत्र पुलमावी का नासिक गुहालेख। ये सब गुहालेख हैं, सारे अभिलेख जितने हैं नासिक गुहालेख। इसके अलावा वासिष्ठी पुत्र पुलमावी का कार्ले गुहालेख। इस तरह से हम इन अभिलेखों के जरिए इस वंश की लिखित सूचना पाते हैं। इसके अलावा जोगलथम्भी जो नासिक के पास है, जोगलथम्भी, यहाँ से लगभग 13,000 से अधिक सिक्कों का ढेर मिला है, जिसपे ये नहपान के सिक्के हैं लेकिन बाद में पुनरांकित कराए गए हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा। तो इससे लगता है कि सातवाहन शासकों को हरा करके इन लोगों ने इस पर विजय पाई थी। तो इन जो स्रोत हैं इनसे हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों में इन्हें आंध्रभृत्य कहा गया है। आंध्रभृत्य मतलब आंध्रों के नौकर एक तरह से कह सकते हैं। तो आंध्रभृत्य यह कहा जा सकता है कि पहले कोई कबायली लोग थे, बाद में इनको वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। आज भी हम देखते हैं कि जो परिवर्तित, अपने धर्म में परिवर्तित या धर्म परिवर्तित करके कोई अगर सल्तनत काल की बात देखें, सल्तनत काल में भी जिन शासकों ने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू से मुस्लिम होकर गया
तो बहुत कट्टरता से उन्होंने मुस्लिम धर्म का पालन किया। हम इतिहास उठा के देख लें, यही स्थिति यहाँ भी होती है। एक कबायली जीवन से हिंदू धर्म में परिवर्तित किए गए, इसलिए इसने चातुर्वर्ण व्यवस्था की सुरक्षा करने का दावा किया गया है। आगे हम देखेंगे गौतमी सातकर्णी द्वारा, इससे उसने अपने आप को अद्वितीय ब्राह्मण कहा है। तो ऐसा लगता है कि ये कहीं सामंत रहे होंगे या कबायली जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त की और एक सम्मानित जीवन प्राप्त करने के बाद इन्हें चातुर्वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के रूप में शामिल कर लिया गया। इनकी उत्पत्ति के बारे में अभी बहुत क्लियर विद्वानों में स्पष्ट मत नहीं है, इस तरह से मतभेद इसमें है। इनका सबसे पहला शासक जो था सिमुक था। ये सिमुक था। प्रारंभ में अभी तक मगध सत्ता का केंद्र था और दक्षिण भारत एक तरह से एक अलग व्यवस्था में जी रहा था। लेकिन जो सातवाहन शासक थे, इन शासकों ने सातवाहन केंद्र या महाराष्ट्र से, जैसे वहाँ का सोपारा या भड़ोच बंदरगाह था, इनसे और दक्षिण भारत से रोम का व्यापार जो पश्चिमी तट से होता था, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अलावा दक्षिण भारत कोलार की खानों से और तमाम सारे जो खानें थीं, उत्तरी मालवा में इनके अधिकार से जो उपज थी, अन्य खानों से लोहा था, ये सब इन लोगों को जब प्राप्त होने लगा तो इनकी स्थिति मगध के शासकों से कहीं सुदृढ़ हुई और इन्होंने अपना सत्ता का केंद्र इसी बिंदु को बनाया। क्योंकि मगध में अगर ये सत्ता का केंद्र बनाते, पाटलिपुत्र को सत्ता का केंद्र बनाते, तो जो रोम के साथ व्यापार का जो प्रॉफिट था इनको नहीं प्राप्त हो पाता, असंभव था। रोम के साथ व्यापार का प्रॉफिट इन्हें नहीं मिल पाता। या तो रेशम मार्ग, बाद में कनिष्क के समय में जो रेशम मार्ग उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो कनिष्क के व्यापारी बिचौलिए के रूप में काम करते थे, तो वहाँ से अगर वो बेनिफिट प्राप्त करके साम्राज्य को समृद्ध कर पाए, वो स्थिति यहाँ पर थी। इन लोगों ने जो दक्षिण के साथ व्यापार, रोम के साथ दक्षिण भारत का व्यापार था, उसका लाभ इन्होंने पूरा प्राप्त किया। इसके अलावा कोलार की खानों से सोना प्राप्त किया। और हम जानते हैं कि इन लोगों ने सिक्के, सोना बहुत कम मात्रा में मिलता था, लेकिन इनके जो सिक्के मिले हैं वो सिक्के पोटीन के ही हैं। तो इसमें अधिकतर सिक्के सीसा, तांबा, पोटीन के हैं। पोटीन मतलब सीसा, तांबा, जस्ता और टिन मिला के बनाया जाता था पोटीन। पोटीन जो होता था सीसा, तांबा, जिंक प्लस टिन, ये मिला करके पोटीन बनाया जाता था। तो पोटीन के सिक्के हैं, शीशे के सिक्के सबसे ज़्यादा इन्हीं के मिले हैं, सातवाहनों के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन लोगों ने एक समृद्धि प्राप्त की। इसका कारण यही था कि एक समृद्धि का जो चरम स्तर मगध को प्राप्त करना था, वहाँ की लोहे की खानों से, मध्य भारत के उपज अधिशेष से जितना वो प्राप्त कर सकता था, जितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते थे, उससे ज़्यादा वे उस व्यवस्था में नहीं कर सकते थे। और इसीलिए वहाँ का पतन होता है और सत्ता केंद्र कहाँ होता है? दक्षिण भारत में सातवाहनों के पास आ जाता है। इनका पहला शासक सिमुक था, जिसने लगभग 60 ईसा पूर्व में 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक शासन किया। 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक शासन किया। और संभवतः इन्होंने ही, इनके द्वारा ही कंडो वंश के समाप्ति का तो नहीं पता चलता कि इसके बाद मगध का जो एक तरह से कह सकते हैं, मगध का जो इतिहास है वो अंधेरा है, अंधेरे में है और सत्ता केंद्र इधर आ जाता है। तो स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता इसने जो है उस कंडो वंश को उखाड़ फेंका था कि नहीं फेंका था। लेकिन जो महाराष्ट्र में, वर्तमान महाराष्ट्र में सत्ता केंद्र की स्थापना सातवाहनों की है, यहीं से शुरू हो जाती है। और इनका पुत्र था, सिमुक का पुत्र था कृष्ण। इसने 18 वर्ष शासन किया। और इसका पुत्र था सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम सिमुक के शासन के बाद, ये सातकर्णी प्रथम जो है अवयस्क था, इसलिए कृष्ण ने शासन किया 18 वर्ष। उसके बाद सातकर्णी प्रथम ने शासन संभाला और ये बहुत महत्वपूर्ण शासन था। इसके शासन के समय में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इसी समय जो चेदी वंश का शासक खारवेल था, कलिंग का कहाँ का शासक था? खारवेल का शासक चेदी वंश का खारवेल, ये चेदी वंश का था, कलिंग का शासक था, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग। इसका जो हाथी गुफा अभिलेख है,
हाथी गुफा अभिलेख। इसके हाथी गुफा अभिलेख में इस चीज़ का स्पष्ट उल्लेख है, उसने कणबेड़ा नदी पर तक आक्रमण किया और असीय नगर के वासी इससे आतंकित हुए। असीय नगर में सातकर्णी प्रथम का सिक्का पाया गया है। इससे लगता है कि असीय नगर पर सातकर्णी प्रथम का शासन था और उस समय इस पर कलिंग नरेश खारवेल द्वारा आक्रमण किया गया था। इसका स्पष्ट उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल द्वारा किया गया है, लेकिन बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, विजय का उल्लेख नहीं किया गया है। कणबेड़ा नदी मतलब कणबेड़ा नदी, ये आज की वेनगंगा, ये नासिक के पास है, इस नदी के पास है। तो यहाँ तक उसकी सेना आई थी, लेकिन स्पष्ट उल्लेख उसकी विजय का नहीं है उसका खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, क्योंकि उसकी प्रशस्ति है, वो हाथी गुफा अभिलेख चेदवंश के खारवेल की प्रशस्ति है, उसकी प्रशंसा में गाया गया है। अगर उसने विजय प्राप्त किया होता सातकर्णी प्रथम पर, तो निश्चित तौर पर उसके विजय के गुणगान उसमें गाए गए होते, बढ़ा चढ़ा के लिखा गया होता, लेकिन ऐसा नहीं कुछ लिखा गया। इसका मतलब है कि वहाँ पर उसके द्वारा एक धावा मात्र का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ तक कणबेड़ा नदी तक स्पष्ट उल्लेख है। तो ये पहला तो ये चीज़ है कि इसके द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था खारवेल द्वारा, और इसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। चूँकि उस समय शकों, उत्तर में शक जो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र के उत्तर में शकों का, गुजरात में या मालवा में शकों का आधिपत्य था। तो इसने दक्षिण मालवा को छीना, पश्चिमी मालवा को छीना, और सांची में जो स्तूप है इस पर अपने लेख इसने खुदवाया। इससे लगता है कि मध्य प्रदेश, आधा मध्य प्रदेश पर इसने कब्जा किया था सातकर्णी प्रथम ने, और अपने विजय के उपलक्ष्य में इसने 2 अश्वमेध यज्ञ, सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ का संपादन किया। तो ये एक महानतम शासक था। इसके बाद लगभग 19 शासक हुए सातकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच में। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच में। लेकिन यहाँ पर ये अभी जो इतिहास है, इस बीच का इतिहास अंधेरे में है। 10 से 19 शासक माना गया है, 10 से 19 शासक इस बीच में हुए। सातकर्णी प्रथम से गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच में 10 से 19 शासक हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था हाल नामक शासक बहुत महत्वपूर्ण था, जिसकी थी गाहा सप्तशती। गाहा सप्तशती या गाथा सप्तशती। ये प्राकृत में लिखी गई है। प्राकृत जो है इनकी राजभाषा थी। सातवाहनों की राजभाषा क्या थी? प्राकृत थी, और इसी में गाथा सप्तशती लिखी गई है। यही नहीं, ये ऐसा नहीं कि ये प्राकृत में ही थे, इसके अलावा इसके दरबार में हाल के 2 और विद्वान थे। एक तो सर्ववर्मन था और दूसरा था गुणाढ़। सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की थी और गुणाढ़ ने किसकी रचना की थी? बृहत कथा की। तो इस तरह से देखते हैं, जो अगर हम देखा जाए शांति में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था अब तक का, प्रारंभिक सातवाहन शासकों में शांति का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? हाल था। और युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम। इसने एक छोटे से या उभरते हुए साम्राज्य को उठा करके एक बड़े साम्राज्य में तब्दील कर दिया, जिसमें मालवा का क्षेत्र इसके अंतर्गत आ गया, पूरा महाराष्ट्र आ गया इसके क्षेत्र में, और एक अच्छे स्थिति में आ गए कि ये साम्राज्य के निर्माण की स्थिति बना सके। लेकिन इस बीच में कोई महत्वपूर्ण शासक ना होने के कारण
स्थितियां बिगड़ी और इन लोगों को पृष्ठभूमि में कहीं जाकर के अपना समय लगभग एक शताब्दी तक ये लोग पृष्ठभूमि में रहे। फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी के रूप में एक योग्य शासक इस वंश में अवतरित होता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनः जो खोया हुआ क्षेत्र था उसको उसने जीता। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनः खोया हुआ क्षेत्र जीता और ऐसा लगता है कि नहपान के समय में शकों ने जो महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र को इन लोगों ने कब्जा कर लिया। शकों ने सातकर्णी ने उसको छुड़ाया, क्योंकि जोगल थम्भी में जो सिक्कों का ढेर मिला है वहाँ से इसने जितने भी सिक्के नहपान के शासक के नहपान के सिक्के मिले हैं उस पर पुनरांकित कराने के जो साक्ष्य मिले हैं ये सब गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनः पुनरांकित कराए गए हैं। इसने चातुर्वर्ण व्यवस्था का संरक्षक अपने आप को माना और अपने आप को एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा। एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण। इसने पुनः शकों को बार बार हराया और शकों को बार बार हराने के बाद इसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। पुनः मालवा क्षेत्र को इसने जीता गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, और ऐसा माना जाता है कि इसके घोड़े जो है तीनों समुद्र का पानी पीते थे, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है या इसके साक्ष्य जो है प्राप्त। इससे लगता है कि दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर इसने कब्जा किया। कर्नाटक तक का क्षेत्र इसने पुनः जीता। इसके बाद इसका पुत्र हुआ, गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र हुआ वासिष्ठीपुत्र पुलमावी। इसे पुलोमा भी कहा गया है। इसने भी अपने पिता द्वारा प्राप्त साम्राज्य को अछूट रखा, लेकिन रुद्रदामन प्रथम द्वारा बार बार इसे हराया गया है। ऐसा लगता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने पुत्र का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से किया था, और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में स्पष्ट उल्लेख है कि इसने सातवाहन शासक को बार बार हराया, लेकिन निकट संबंधी होने के कारण उसको नष्ट नहीं किया। तो इससे लगता है कि वासिष्ठीपुत्र पुलमावी जो है इसके द्वारा हराया गया। ये इसके शासन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ वो था यज्ञश्री सातकर्णी। अंतिम शासकों में यज्ञश्री सातकर्णी था। यज्ञश्री सातकर्णी ने समुद्री व्यापार पर ध्यान दिया, क्योंकि इसके सिक्कों पर जलयान से निर्मित या जलयान के चित्र बने हुए सिक्के इसने जारी करवाए। इससे लगता है कि इसने समुद्री व्यापार पर विशेष ध्यान दिया और सातवाहन साम्राज्य की समृद्धि में अपना योग दिया। अब इसकी शासन व्यवस्था को देखते हैं। शासन व्यवस्था जो सातवाहन वंश की थी वो लगभग मौर्यों की तरह ही थी। सातवाहन शासन जो था ये मौर्य की तरह मौर्य वंश की तरह था। यहाँ पर अमात्य महामात्य की जो थी, आहार जो जिले थे आहार ही कहे जाते थे। लगभग प्रशासनिक व्यवस्था लगभग वैसी ही थी, बस इसमें थोड़ा सा जो सैनिक तत्व था, सैनिक तत्व अधिक आ गया था, अधिक था, क्योंकि दक्षिण भारत में अभी भी प्रशासनिक व्यवस्था में जो कबायलाई जीवन था वो हावी था। इसलिए जो ग्रामीण व्यवस्था यहाँ की थी वहाँ को गौलमिक नामक एक अधिकारी देखता था, गौलमिक देखता था। ये मुख्यतः सैनिक या छोटी सेना का एक सेनापति टाइप का था, जो वहाँ का प्रशासन भी देखता था और वहाँ की कानून व्यवस्था को भी नियंत्रित करता था। इसका कारण यही था कि जो कबायली जीवन था, जो वहाँ की चूँकि उतनी सपाट ज़मीनें नहीं थी या उतना सौरस ज़मीन नहीं थी, उतने अभी सभ्यता उतनी अधिक विकसित नहीं थी जैसे उत्तर भारत थी, इसलिए वहाँ के लिए ज़रूरी था कि जो शक्ति था, शक्ति का प्रयोग किया जाए और कानून व्यवस्था के साथ ही
प्रशासनिक व्यवस्था भी चलाई जाती है। गौलमिक नामक एक अलग व्यवस्था थी जो सैनिक प्रशासन के साथ इसको देखता था। तो ये इसमें अलग था। इसके अलावा जो यहाँ पर इस समय एक नई परंपरा की नींव पड़ी वो है राजसूय यज्ञ जो अश्वमेध यज्ञ किए गए। राजसूय या अश्वमेध यज्ञ किए गए, यहाँ पर ब्राह्मणों को जो कर मुक्त दान दिया गया वो किसी प्रशासनिक हस्तक्षेप से मुक्त किया गया, जिससे एक नई व्यवस्था या कह सकते हैं कि साम्राज्य के भीतर एक छोटे साम्राज्य की नींव पड़ी, जिसे बाद में सामंती व्यवस्था के उदित होने में सहयोग मिला। बाद में जब ये व्यवस्था पारंपरिक हो गई या आनुवंशिक हो गई, एक सामंत या जिसको दान मिला था उस दान को उसने अपने पुत्र को हस्तांतरित करना शुरू किया, या दान प्राप्त करने वाला ही पुनः दान देना शुरू कर दिया। तो ये एक अलग व्यवस्था शुरू हुई और साम्राज्य के भीतर एक छोटे छोटे द्वीप की तरह ये स्वायत्तशासी क्षेत्र बने। और ये सामंतवादी व्यवस्था उत्तर गुप्त काल में बहुत, जब केंद्रीकृत साम्राज्य क्षीण हुआ तो उत्तर गुप्त काल में इन सामंतों ने साम्राज्य या सम्राटों से अधिक शक्ति प्राप्त की और एक अलग अलग छोटे छोटे सामंत अलग बने। और पूर्व मध्यकाल में हम देखते हैं कि ढेर सारे जो सामंत मिलते हैं या ढेर सारे जो राजकीय वंश मिलते हैं, उनमें आपस में लड़ाई झगड़े, अनेकता की जो स्थिति आती है, युद्ध की स्थिति आती है। बाद में मुगल तुर्क आक्रमण जो होते हैं उनमें इन लोगों की हार का मूल जो बीज था वो यहाँ ही पड़ा। इसके अलावा जो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात देखें तो हमने बताया कि जो दक्षिण भारत में जो व्यापार वाणिज्य था वो व्यापार वाणिज्य दक्षिण भारत का लाभ इनको मिला, दक्षिण भारत के खानों का लाभ इनको मिला, रोम के साथ व्यापार का लाभ इनको मिला, मालवा क्षेत्र के अधिशेष उपज का लाभ इनको मिला। और अगर शकों को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण भारत में इस समय कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो इनको टक्कर दे सके, तो इसका भी इनको लाभ मिला। और कुल मिलाकर एक सुदृढ़ साम्राज्य निर्मित करने में, इसीलिए लंबे समय तक एक सुदृढ़ साम्राज्य निर्मित करने में ये सफल रहे। और जो जलीय व्यापार था, जलयान के चित्रों से पतवासिष्ठिपुत्र पुलमावी जो था उसके सिक्कों पर भी जलयान के चित्र बने हुए हैं, 2 पतवार वाले। इसके अलावा एक स्त्री सातकर्णी के सिक्कों पर भी जलयान वाले चित्र मिले हैं। तो इससे पता चलता कि समुद्री व्यापार में ये काफ़ी अग्रणी थे और समुद्र व्यापार का लाभ इन लोगों को प्राप्त हुआ। हालांकि ये उत्तर भारत में अपना विस्तार नहीं कर पाए और एक ऐसा साम्राज्य नहीं बना पाए जिसमें सम्मिलित हो। उस समय उत्तर भारत का जो इतिहास है वो अंधेरे में है, अंध युग कह सकते हैं उसको। उस समय बहुत कोई किसी बड़े साम्राज्य की स्थिति नहीं है। उस समय उत्तर भारत में पश्चिमोत्तर से इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, इन 4 जातियों ने लगातार आक्रमण किए और उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित किया। हमारे वीडियो का, हमारे अगली क्लास का विषय यही है, जो पश्चिमोत्तर से 4 आक्रमणकारी आए और इन लोगों ने कहाँ कहाँ पर अपने साम्राज्य स्थापित किए और कौन व्यापक साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा और किस तरह से इस साम्राज्य ने भारत के व्यापार, वाणिज्य, राजनीति को प्रभावित किया। ये हमारी अगली क्लास का विषय है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।